प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग वैश्य महाविद्यालय भिवानी। आज हम भारत में चुनाव की विधि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है और भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक देश है। प्रजातंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में वैधानिक और कार्यकारी कार्य खुद जनता के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। अतः संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था की है। भारत में शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, जो निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। अतः प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा एक सुव्यवस्थित चुनाव विधि को अपनाया गया है। इस चुनाव विधि में सर्वप्रथम कार्य है चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना। चुनाव प्रबंध में चुनाव क्षेत्र निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा में जितने सदस्य चुने जाने होते हैं, लगभग समान जनसंख्या वाले उतने ही क्षेत्रों में सारे भारत को बांट दिया जाता है। इसी प्रकार विधानसभाओं के चुनाव में राज्य को समान जनसंख्या वाले चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुन लिया जाता है। दूसरा आता है इसमें मतदाताओं की सूची। सबसे पहले मतदाताओं की अस्थायी सूची तैयार की जाती है। इन सूचियों को कुछ एक विशेष स्थानों पर जनता के देखने के लिए रख दिया जाता है। यदि किसी सूची में किसी का नाम लिखने से रह गया हो अथवा किसी का नाम गलती से लिखा गया हो, तो उसको एक निश्चित तिथि तक संशोधन करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। फिर संशोधित सूचियां तैयार की जाती हैं। आगे आता है चुनाव तिथि की घोषणा। चुनाव आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा करता है। चुनाव आयोग तिथि की घोषणा करने से पहले केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों से विचार विमर्श करता है। चुनाव आयोग नामांकन पत्र भरने की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि, नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि और मतदान की तिथि निश्चित करता है। आगे आता है चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति। चुनाव आयोग प्रत्येक राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए एक चुनाव अधिकारी व अन्य कई कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आगे आता है नामांकन पत्र दाखिल करना, फिलिंग ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म। इसके बाद जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं, उनके नाम का प्रस्ताव एक निश्चित तिथि के अंदर छपे हुए फार्म पर, जिसका नाम नॉमिनेशन फॉर्म है, किसी एक मतदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा मतदाता उसका अनुमोदन करता है और चुनाव लड़ने का इच्छुक व्यक्ति भी उस पर अपनी स्वीकृति देता है। प्रार्थना पत्र के साथ जमानत का निश्चित धन भी जमा करवाना पड़ता है। आगे आता है नाम की वापसी, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। यदि उम्मीदवार किसी कारण से अपना नाम वापस लेना चाहता है, यानी कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो एक निश्चित तिथि तक उसको ऐसा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वह अपना नाम वापस ले सकता है और उसको जमानत का जमा करवाया गया धन भी वापस मिल जाता है। अगला जांच और आक्षेप, स्क्रूटनी एंड ऑब्जेक्शन।
एक निश्चित तिथि को प्रार्थना पत्रों की जांच की जाती है। यदि किसी प्रार्थना पत्र में कोई अशुद्धि रह गई हो तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रार्थना पत्र के संबंध में आरोप करना चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार दिया जाता है। यदि आरोप उचित सिद्ध हो जाए तो वह प्रार्थना पत्र भी रद्द कर दिया जाता है। आगे आता है मतदान। सदस्यता के प्रत्येक स्थान के लिए जितने भी उम्मीदवार जिनके नामांकन पत्र वैध पाए जाते हैं उनके लिए निश्चित तिथि को निश्चित स्थान पर वोटरों की वोटें ली जाती हैं। और वोट देने का ढंग यह है कि प्रत्येक वोटर पर्दे के पीछे रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पास जाता है और अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने वाला नीला बटन दबाता है। अनपढ़ मतदाताओं को पहचान के लिए उम्मीदवार के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी दिए होते हैं। इससे आगे आता है मतगणना। निश्चित तिथि को उस क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने खोली जाती हैं और जिसके पक्ष में अधिक मत पड़े हों उसका नाम सरकारी गजट में सफल प्रतिनिधियों की सूची में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग लेने में असमर्थ होता है तो उस उम्मीदवार की जमानत की राशि जब्त हो जाती है। आगे आता है चुनाव खर्च का ब्यौरा। चुनाव के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को 45 दिनों के अंदर अपने चुनाव खर्चे का हिसाब किताब चुनाव आयोग को भेजना पड़ता है। अंत में चुनाव के विरुद्ध प्रार्थना। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव की निष्पक्षता या किसी और कारण से संतुष्ट नहीं है तो वह चुनाव के विरुद्ध निर्वाचन आयोग के प्रति अपील कर सकता है। निर्वाचन आयोग इस प्रकार की अपीलों की जांच पड़ताल करता है और 1966 के संशोधन के अनुसार अब उम्मीदवार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है।